हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो हैं मैथमेटिक्स का ए लेवल्स का जो रीसेंट पेपर है फरवरी मार्च 2023, इसके S1 का पेपर 5-2 पेपर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। अच्छा जी, ईच ईयर टोटल नंबर ऑफ आवर्स एक्स ऑफ सनशाइन इन किंटो इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। द रिजल्ट्स फॉर द लास्ट 60 years आर समन्ड इन द टेबल। ड्रॉ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिजल्ट। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए सबसे पहले मुझे कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। 30 और 60 के दरमियान दैट्स 4, देन इट्स 12। ऐड करते जाएंगे बेटा, 8 + 4 + 14 दैट इज़ 26 + 25 दैट इज़ 51 + 7 इज़ 58 + 2 इज़ 60। तो टोटल हमारे पास जो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 60 की एंड होती है और ऐसा ही है। अच्छा, अब बेटा हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ग्राफ बनाना है। सबसे पहले बेटा जो ग्राफ है हमारे पास उसको देखिएगा कि भाई हम लोगों ने सबसे पहले प्लॉटिंग करनी होती है। लेट्स सबसे पहले जो है मैं एक्सिस को जो है लेबल कर देता हूँ। ब्लू से कर देते हैं, ठीक हो गया जी। हमारे पास जो वाई एक्सिस होगा उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स आ जाएंगे और जो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा उस पर हमारे पास नंबर ऑफ़ आवर्स आ जाएंगे। ठीक है जी। नंबर ऑफ़ ईयर्स बेटा हमारे पास डेटा स्टार्ट 30 से हो रहा है, तो मैं क्यों ना जो है ना अपने एक्स एक्सिस को शुरू ही 30 से करूँ। एक स्टार्टिंग इसको 30 से करते हैं, ठीक हो गया जी। देन देयर इज 60, 90, 120, 150, 180, 210 एंड 240। कंप्लीट टेबल ड्रॉ हो गया। नंबर आवर्स हमारे पास जो है मैक्सिमम 60 तक है, तो क्यों ना इसको बस 10 से ही लिया जाए। 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। बेटा मेंशन लाजमी है कि ये नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, ठीक है, और ये मेंशनिंग लाजमी है। सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। ये हमारे पास में नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, ठीक है, और ये मेंशनिंग लाजमी है कि ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं। ठीक है जी, एक्सिस को मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स को मैंने वाई पे रखा है और आवर्स को मैंने एक्स पे रखा है। मूविंग फॉरवर्ड अगर प्लॉटिंग करनी जाए बेटा तो हमारे पास 4, 60 तक 4 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 60 पे 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 60 पे हमारे पास 4, पहली प्लॉटिंग हमारे पास 4 की हो गई। 90 पे हमारे पास जो है देन, क्योंकि 60 पे 4 है, 90 पे दैट्स 12, तो 10 के ऊपर हमारे पास 11 12 आ गया। ठीक है जी। 110 पे हमारे पास 26, तो 120, 90, ये हमारे पास 90 और 120, ये हमारे पास 105 हो जाएगा, क्योंकि 30 का डिफरेंस है बीच में, एग्जैक्टली 105। तो 1010 अप्रॉक्सीमेटली समवेट एक आध दबा आगे कर देंगे और 110 हमारे पास जो होगा वो 26 शो करता है। सो 1010 इज़ 25 एंड 26 यहाँ आ जाएगा। अच्छा जी, 140 इट्स 51, 120 135 है, 140 इट्स 51, ये हमारे पास 50 51 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हमारे पास जो है 180 पे 58 है, तो 180 पे हमारे पास फिर ये 58, 180 पे हमारे पास 58 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास 240 पे 60, तो 240 और 60 दैट्स क्वाइट सिंपल। अच्छा बेटा, जो कर्व आपने बनाना है शुड बी फ्री हैंड कर्व। मेरे पास ऐसा रिसोर्स नहीं है, तो मैं जितना बेस्ट पॉसिबल बना सकता हूँ मैं बना देता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि यूजिंग एन iPad इट्स नो वेरी इजी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 30 बेस्ट पॉसिबल कर्व आपका कुछ इस शेप में बन जाएगा। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास जो है
जनरली आपका कर्व बन गया। 3 नंबर आ गए। यूज़ योर एस्टिमेट ऑफ 70th परसेंटाइल यूज़ द ग्राफ टू एस्टिमेट द 70th परसेंटाइल। ग्राफ की मदद से आपने जो है ना 70% वैल्यू निकालनी है। तो रिमेंबर दैट वैल्यू डेटा की निकलती है। 60 ईयर्स है हमारे पास, याद रखिएगा जो 60 ईयर्स हैं, 60 ईयर्स हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं 100% डेटा को। तो एक्स ईयर्स हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे 70% डेटा को, विच विल बी, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ 42 ईयर्स आ रहे होंगे, ठीक है जी। सो 42 ईयर्स, 42 ईयर्स पे जो हमारे पास 42 ईयर्स पे जो हमारे पास वैल्यू होगी, 42 ईयर्स पे जो हमारे पास वैल्यू होगी, दैट वैल्यू विल बी द एक्चुअल आंसर। तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 126 आवर्स, 125 126 आवर्स हमारे पास बनती है। ये हमारे पास पार्ट बी का आंसर हो गया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एस्टिमेट फॉर द मीन नंबर ऑफ आवर्स टू एस्टिमेट द किंटू ड्यूरिंग जून ओवर द लास्ट 60 ईयर्स। मीन, भाई मीन तो बड़ा सिंपल है, ये तो आप ओ लेवल से भी करते आ रहे हो। समीशन ऑफ एफ एक्स ओवर समीशन ऑफ एफ, ये हमारे पास जनरली मीन था, ठीक है जी। मीन हमारे पास, हम सब वैल्यूज़ को सबमिट करेंगे, ठीक है जी। दैट मीन्स हम लोग जो है सबसे पहले एक एक करके मिड पॉइंट्स निकालेंगे। पहला पॉइंट मिड पॉइंट्स, इसका 45 आ जाएगा हमारे पास। 60 90 का मिड पॉइंट 75 आ जाएगा। 90 और 100 का मिड पॉइंट हमारे पास 100 आ जाएगा। 125 आ जाएगा 100 140 का, और इसका 160 आ जाएगा। 180 और 240 का हमारे पास मिड पॉइंट 240 प्लस 180 अपॉन 2 210 आ जाएगा, ठीक है। सारे मिड पॉइंट्स मैंने निकाल लिए। अच्छा जी, अब क्या करूँगा बेटा, मैं फॉर्मूला पुट करूँगा। सबसे पहले मुझे पता है कि भाई टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 है। मैं एक बड़ा सी डिवीजन डाल रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। और नीचे हम लोग डिनोमिनेटर में मैं 60 को पुट कर रहा हूँ, और ऊपर बेटा 1 बाय 1 मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। आपको मैं समझाने के लिए जो है एक हाईलाइटर यूज़ कर रहा हूँ। दैट विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाई 4, 45 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 मल्टीप्लाइड बाई 4, प्लस सेकेंड वैल्यू बेटा हमारे पास 75 मल्टीप्लाइड बाई 8। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से नहीं करते, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। 75 मल्टीप्लाइड बाई 8 मीन निकालने के लिए हम लोग ओरिजिनल, देन सो ऑन बेटा। 100 मल्टीप्लाइड बाई 14, 125 मल्टीप्लाइड बाई 25, 160 मल्टीप्लाइड बाई 7, 210 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 14, 125 मल्टीप्लाइड बाई 25, 160 मल्टीप्लाइड बाई 7, एंड देन प्लस 210 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो बेटा ये हमारे पास जो है, मैंने सारी जो है इनको चेक कर लिया। इसको बेटा कैलकुलेटर में जस्ट पुट इन द वैल्यूज़। आपको बेटा मीन की वैल्यू निकालने के लिए इसका टोटल सम आ रहा है 6845 अपॉन 60, विच इज़ इक्वल टू 114 आवर्स। दीज आर द मीन नंबर ऑफ आवर्स। ये हमारा क्वेश्चन 3 to 5 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। सो बेसिकली अलीशा हैज़ 4 कॉइन्स, ठीक है जी। वन ऑफ दिस कॉइन्स इज बायस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड इज 0.56। देखो भाई, हर नॉर्मल कॉइन की जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो हमारे पास जो है हेड्स की कह लो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड और एवरी कॉइन इज़ 0.5, ठीक है जी। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज़ ऑल्सो 0.5, ठीक है। ये नॉर्मल कॉइन की बात कर रहा हूँ। बट इसके बाद जो कॉइन है ना वो थोड़ा सा बायस है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन हेड इज़ 0.6, और ये सिर्फ ऐसा एक कॉइन है। द 3 अदर कॉइन्स आर फेयर, मतलब जो फेयर वाले कॉइन्स होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी वही 0.5 ही होगी। Alicia throws the 4 coins at the same time. The random variable x denotes the number of heads obtained, so that the probability of obtaining exactly one head is 0.25. So discrete random value DRV का सवाल है बड़ा अच्छा सा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, हमारे पास जो probability of जो biased head है वो हमारे पास 0.6 है। तो डेफिनेटली probability of biased coin's tail will be 0.4। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेट्स सपोज समझाने के लिए मैं जो है ना 4 कॉइन्स बना देता हूँ, ठीक है जी। 4 कॉइन्स बना देता हूँ अपनी समझ के लिए, ताकि भाई
आसानी हो जाए। ये मैंने 4 कॉइन्स बना दिए, ठीक है जी। सबसे पहले बेसिकली जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ हेड्स। तो क्या हो सकता है भाई कि मेरे पास ये बायस कॉइन है, ये बाकी सारे फेयर हैं, ठीक है। हो सकता है इस पे हेड्स आ जाए, इस पे टेल्स आ जाए, इस पे टेल्स आ जाए, इस पे टेल्स आ जाए। एक ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है भाई। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास इस पे हेड आ जाए, ठीक है, इस पे सॉरी इस पे टेल आ जाए, और बाकी इनमें से किसी पे भी हेड आ जाए। हो सकता है इस पे हेड आ जाए, हो सकता है इस पे टेल आ जाए, क्योंकि मैं जो है ना कह रहा हूँ कि भाई एक उस पे हेड आ गया, हो सकता है भाई अब इस पे टेल्स, इस पे हेड टेल आ जाए। हो सकता है भाई इस पे टेल, इस पे टेल और इस पे हेड आ जाए। सो बेसिकली हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है, ठीक हो गया जी। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड है 0.6, बाकी सारी टेल्स आएंगी 0.5, 0.5, 0.5। तो अगर 22 कॉइन पे हमारे पास हेड आता है सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.075। अगर 22 पे नहीं आता सो दैट मीन्स हमारे पास उस पर टेल आएगा, दैट 0.4। बाकी सब पे हेड आएगा 0.5, इस पे टेल आएगा 0.5, टेल आएगा 0.5, विच इज़ इक्वल टू 0.05। सेम इसकी प्रॉबिलिटी भी 0.05 होगी और इसकी प्रॉबिलिटी भी 0.05 होगी। क्योंकि बेटा क्योंकि हमारे पास प्रॉबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर सेम होता है व्हेन इट कम्स टू अ कॉइन। तो ये हमारे पास सम अप करके टोटल सम इन चारों का हमारे पास बन जाएगा 0.75 प्लस 0.075 प्लस 0.15 विच इज़ 0.075 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 0.225। ये हमारे पास टोटल सम बन जाएगा। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी यही शो करनी थी हमारे पास कि भाई ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी, ये हमने यहाँ पे शो कर दी। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है, पार्ट बी बहुत अच्छा सवाल है। कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पीडीटी कंप्लीट करना है। और हमारे पास जो है वही है, देखो भाई 0 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी, 1 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी थी। अब बात करें 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है और 3 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो भाई अगर मैं 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो वही हमारे पास जो है कॉन्सेप्चुअली बात वही रहेगी, हो सकता है कॉपी लो, ठीक है। ये हमारे पास वही 4 कॉइन है। अच्छा जी, अगर मैं 3 हेड्स आने की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई ये हमारे पास जो है बायस्ड है, बाकी तीनों फेयर है। हो सकता है बायस पे हेड आ जाए और 2 फेयर पे हेड आ जाए, ठीक है जी, बिल्कुल, और तीसरे पे टेल आएगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बायस पे हेड आएगा बाकी दोनों में। अब हो सकता है भाई बायस पे हेड आए, जो टेल है हमारे पास यहाँ आ जाए, बाकी दोनों पे हेड आ जाए। तो आसान लफ्ज़ों में यार इसको थोड़ा सा करने के लिए मैं अपनी एक बहुत असारफ टेक्निक जो है इस अप्लाई करता हूँ, थोड़ी सी टेक्निकल से है। मैं कहता हूँ भाई इसका हेड आ रहा है, ठीक है, बाकी इनमें से कोई 3 में से कितने में 2 पे हेड आएगा, ठीक है जी, और बाकी इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। बड़ी अच्छी बात हो गई भाई, इन 3 में से मैंने इसका हेड सिंप्लीफाई कर दिया, बाकी इनमें से किसी 2 पे हेड आएगा और बाकी 2 को मैंने जो है फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया, ठीक है। हो सकता है भाई हमारे पास इस पर टेल आ जाए, बाकी तीनों पे डेफिनेटली फिर जो है हेड आएगा। तो अगर 3 हेड चाहिए तो बाकी तीनों पे फिर क्या आएगा, हेड आएगा। सो फॉर दिस केस ये हमारे पास हो जाएगा 0.4, क्योंकि बायस काइंड की टेल्स मल्टीप्लाइड बाय, इसको फ्रंट पे लिखते हैं ताकि चीज़ें आसान रहें, ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 0.6 which is equal to 0.225 plus tail head added, that's 0.4 multiplied by 0.5 multiplied by 0.5 multiplied by 0.5 which is equals to 0.05। ऐड कर दो इन दोनों चीज़ों को बेटा, हमारे पास आ जाएगा 0.225
plus 0.05 that will be equal to 0.275। तो ये हमारे पास 3 हेड्स की प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा, दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी भी आप ऐसे निकाल सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से अगर आप सारी प्रोबेबिलिटीज़ 0.05, 0.225, 0.275 और 0.075 माइनस कर दोगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू 0. कैलकुलेटर बेटा एक सेकेंड, 0.375 आपकी वैल्यू आ रही है। ये बेटा आपके पास जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा बेटा, कोई बच्चा बोलता है सर मैं इसको जो है बार बार कर सकता हूँ, पहले यहाँ हेड रखा, एक बात कह रहा हूँ कि सर मैं पहले जो है अब जो आप बोल रहे हैं कि सर हमारे पास जो है हमें 3 हेड चाहिए, तो मैं इसको पहले हेड टेल हेड हेड कर दूँ, फिर हेड टेल हेड हेड टेल हेड कर दूँ, तो बेटा ये सही है, आप 1 बाय 1 जो है कर सकते हो, बट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग और मैं उसको प्रेफर नहीं करता। ठीक है, जो है हम लोग जो है एक सिलेक्शन और अरेंजमेंट मेथड से इसको रिलेटिवली फास्टर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और करेक्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। अच्छा जी बेटा, लास्ट पार्ट हमारे पास आता है, गिवन दैट हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 2.1, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। अच्छा जी, तो भाई बड़ी अच्छा सवाल है यार, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जो है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला है वेरिएंस का। तो भाई हम लोगों को पहला काम क्या करना है, हम लोगों ने जो है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स निकालनी है, ये हमारा पहला काम। ठीक है जी, 1 बाय 1 करते हैं। ये पहले इसको देखते हैं, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू इज़ 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.225, ये हमारे पास पहली वैल्यू आ गई, प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.375, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.275 एंड 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.075। सो बेसिकली 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.375, ठीक है जी, प्लस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.275 एंड देन 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.075। ये बेटा हमारे पास टोटल वैल्यू निकाली, इसको बेटा एडअप किया, हमारे पास वैल्यू आ रही है 5.4। ठीक है जी, क्या फॉर्मूले में पुट किया था बेटा, तो फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा 5.4 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, सो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ रही है, वेरिएंस इज इक्वल्स टू 0.99। बेटा इसको कैलकुलेटर में पुट इन कर दोगे, यू गेट द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ये आपके 2 नंबर और सॉल्व हो जाएंगे। बेटा इसको जो है क्विकली अपने पास सॉल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, एक बार पढ़िएगा, एक बार देखिएगा, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, यू विल गेट अ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सो क्या बोलता है, 80% ऑफ द रेजिडेंट्स आर इन फेवर ऑफ लेजर सेंटर बीइंग बिल्ट इन द टाउन। 20 रेजिडेंट्स ऑफ किनारा वर चूजन एट रैंडम एंड आस्क्ड इन टर्न्स whether they are in favor of the leisure center. Find the probability that more than 17 of these residents are in favor. ठीक है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा सिंपल सवाल है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है हमारे पास वो कितनी दी हुई है, 0.8 दी हुई है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो है वो हमारे पास 0.2 हो जाएगी। ठीक है, जो एक्स है वो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्स इज बायनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारे पास ट्रायल्स कितने हैं 20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.8। क्या बोल रहा है भाई, 17 से ज़्यादा, मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज़ ग्रेटर देन 17। बड़ा सिंपल सवाल है। सो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 18, 19 हो सकती है या फिर 20 हो सकती है, इन तीनों के अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सब ने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हुई है। हमारे पास 20C18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर टू द पावर ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस टू द पावर ऑफ 18 प्लस 20C19 हो जाएगा,
probability of failure to the power of 1 और probability of success to the power of 19, और लास्ट हमारे पास 20C20 probability of failure to the power of 0 and probability of success to the power of 20. ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है जी। अच्छा, पेपर में बेटा कोशिश कीजिएगा कि आप जो है इसकी नेक्स्ट जो हो वैल्यूज़ वो कैलकुलेटर में 1 बाय 1 सॉल्व करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप जो है डायरेक्ट आंसर भी दे देते हैं तो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा कि इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा। 5764 और प्लस 0.1152। अच्छा जी, ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में, ठीक है। इन तीनों को आपने एडअप किया बेटा, फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0.206 बेटा। इसको ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा बेसिक क्वेश्चन था। गोइंग फॉरवर्ड इसके पार्ट बी पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिफ्थ पर्सन आस्क्ड who is not in favor of the leisure center is the first person who is not in leisure of the center, ठीक है। अच्छा जी, find the probability that the fifth person asked is the person who is not in favor of the leisure center। मतलब पहले 4 लोग फेवर में होंगे और 5वां फेवर में नहीं होगा, ठीक है। मतलब फेवर 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 और नॉट फेवर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेवर जो है हमारे पास 0.2 है, ठीक है जी, सही है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवर 0.8 है, ये बात हमारे पास फेवर की पता है। तो दैट विल बी 0.28 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 विच इज इक्वल्स टू 0.8 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। इसकी वैल्यू आती है हमारे पास बेटा 256 डिवाइडेड बाय 3125 विच इज़ इक्वल्स टू 0.0819। ये हमारे पास बेटा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट भी सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ लिटिल इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, इसको भी देखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेवेंथ पर्सन आस्क्ड इज द सेकेंड पर्सन हु इज़ नॉट इन फेवर ऑफ द लीजर सेंटर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वां बंदा है ना वो फिक्स है कि भाई वो जो है फेवर में नहीं है, ठीक है। और ये सेकंड पर्सन है, और इनमें से कोई एक जो है हमारे पास, इनमें से कोई एक फेवर में नहीं है, बाकी सारे हमारे पास फेवर में हैं, ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये हमारे पास जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी है ये हमारे पास अरेंज हो सकती है, ठीक है जी। ये हमारे पास किस तरीके से अरेंज हो सकती है, इट कैन बी लाइक दिस कि भाई अगर मैं एक प्रोबेबिलिटी निकालूं दैट इज़ 0.2 और 0.8 टू द पावर ऑफ 5, ठीक है जी। ये 6 डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज हो सकती हैं। 0.2 मेरे पास यहाँ हो सकता है, 0.2 यहाँ भी हो सकता है, इट कैन बी ओवर हेयर एज वेल 3। तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं 0.2 की। सो द प्रोबेबिलिटी कैन बी मल्टीप्लाइड बाय 6 और इट कैन बी एडेड 6 डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अच्छा जी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, दैट इज़ इक्वल टू 6144 अपॉन 78125 विच इज़ इक्वल्स टू 0.0786। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आती है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आई है इसको बेटा मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो 0.2 है। 786 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.2, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो भी वैल्यू आ रही है बेटा वो लिख दीजिएगा। अच्छा जी, अच्छा जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेटा द प्रोबेबिलिटी दैट, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन शुरू करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इफ़ इट रेन्स ऑन अ गिवन डे इज एक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग हमारे पास दी हुई एक्स, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग हमारे पास जो हो जाएगी 1 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है जी। इफ़ इट इज़ रेनिंग द प्रोबेबिलिटी दैट आर्या वेयर अ हैट इज़ 0.8।
ठीक है। और अगर हमारे पास बारिश नहीं हो रही तो प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स द हैट 0.3, 0.8 है उस सूरत में जब बारिश हो रही है और नहीं हो रही, ठीक है। वेदर इट इज़ रेनिंग और नॉट, इफ़ आर्या वेयर्स द हैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स द स्कार्फ इज 0.4। बारिश हो रही है तो वो स्कार्फ, बारिश हो रही है या नहीं हो रही, सॉरी, अगर वो हैट पहन रहा है तो वो स्कार्फ पहनेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%, 0.4। और इफ इट डज नॉट वेयर अ हैट, द प्रोबेबिलिटी दैट ही वेयर्स द स्कार्फ इज 0.1। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन डे it is not raining and Aryan does not wearing a scarf is 0.36। ऑन अ रैंडमली चूजन डे अगर बारिश भी ना हो रही हो और आर्यन हेड भी ना पहन रहा हो और स्कार्फ भी ना पहन रहा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.36 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो शुरू करते हैं भाई। हमारे पास सबसे पहले या तो बेटा हमारे पास जो है बारिश हो रही होगी या बारिश नहीं हो रही होगी। बारिश हो रही होगी बेटा एक्स, नहीं हो रही होगी 1 माइनस एक्स, ठीक है जी। बारिश हो रही होगी बेटा और अब वो हैट पहन रहा होगा, ठीक है, या वो हैट नहीं पहन रहा होगा, ठीक है जी। और ना बारिश हो रही होगी और वो हैट पहन रहा होगा और वो हैट नहीं पहन रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, बारिश हो रही होगी और हैट पहन रहा होगा बेटा इज 0.8। डेफिनेटली नॉट वेयरिंग हैट 1 में से माइनस करके 0.2 कर दोगे। और बारिश नहीं हो रही होगी वो तब भी हैट पहन रहा होगा बेटा, तो वो 0.3 है। और नहीं बेटा 1 में से माइनस करके 0.7 आ जाएगी, ठीक है जी। फिर हमारे पास बेटा बोलता है कि लास्ट बात जी, वेदर इट इज़ रेनिंग और नॉट, इफ़ आर्या वेयर्स अ हैट, अगर वो हैट पहन रहा है तो स्कार्फ पहनने की प्रोबेबिलिटी, हैट पहन रहा है तो या तो वो स्कार्फ पहन रहा होगा या वो स्कार्फ नहीं पहन रहा होगा। और अगर वो हैट नहीं पहन रहा तब भी वो या तो स्कार्फ पहन रहा होगा या स्कार्फ नहीं पहन रहा होगा। अगर बेटा वो हैट पहन रहा है, स्कार्फ, नो स्कार्फ, ठीक है जी। और बेटा अगर नो हेड नहीं पहन रहा तभी वो स्कार्फ और नो स्कार्फ का पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले बेटा अगर वो हैट पहन रहा है, इफ़ द पर्सन इज़ वेयरिंग अ हैट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेयरिंग अ स्कार्फ इज़ 0.4, नॉट वेयरिंग इज 0.6। हैट पहन रहा है तो दैट्स 0.4 एंड नॉट वेयरिंग इज 0.6। अगर वो स्कार्फ हैट नहीं पहन रहा तो बेटा दैट ही वेयर द स्कार्फ इज 0.1, तो 0.1 और 0.9, डेफिनेटली 0.1 और 0.9। अच्छा जी, ये तो बेटा हमारी ट्री डायग्राम बिल्कुल कंप्लीट हो गई प्रॉपरली। अब वो बोल रहा है ऑन अ गिवन चूजन डे इफ इट इज नॉट रेनिंग एंड इज नॉट वेयरिंग अ हैट एंड इज नॉट वेयरिंग अ स्कार्फ, so the probability is equals to 0.36। that means 1 minus x multiplied by 0.7 multiplied by 0.9 is equals to 0.36। बेटा इसको सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, दैट्स 0.63 माइनस 0.63x is equals to 0.36। that will be 0.363 minus 0.36 will be equal to 0.63x and x will be equal to 3/7। बेटा कैलकुलेटर में आंसर डाल दें, ये आपकी वैल्यू आ रही होगी x की 3/7। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर x। डू चेक इट आउट और इसको सॉल्व करके देखिएगा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, बेटा हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, तो मार्को हैज़ 4 बॉक्सेस KLMN, ठीक है जी। 4 बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, KLMN, ठीक है जी। He places them in straight lines in order to KLMN and K is on the left. Marco also has 4 colored marbles. One is red, one is green, one is white, and one is yellow. He places a single marble in each box. ठीक है. Event A and B are described as follows. ठीक है. Event A, the white marble is either in L or M. ठीक है. क्या बोल रहा है इवेंट ए में कि यार वाइट यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक हो गया। तो वाइट दो जगह पे हो सकता है, तो वाइट इधर हो सकते हैं, इधर हो सकता है। तो यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और यहाँ पे आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। और है तो बेटा मैंने ऐड कर दिया, तो बेटा 2/4 दैट इज़ 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो हमारे पास सिंपली आ गई। अच्छा, द रेड मार्बल इज टू द लेफ्ट ऑफ बोथ ग्रीन मार्बल एंड येलो मार्बल, ठीक है जी।
तो जो हमारे पास रेड मार्बल है वो लेफ़्ट पे हो ग्रीन और येलो मार्बल के। इसको भी देख लेते हैं यार। रेड मार्बल लेफ़्ट पे हो तो यहाँ तो रेड यहाँ हो सकता है, यहाँ तो रेड यहाँ हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अगर रेड यहाँ होगा तो एक रेड होगा, बाकी ये तीनों कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं एक फॉर इंस्टेंस एक बात कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास ग्रीन है, वाइट है, येलो है, तो बेटा ये ग्रीन यहाँ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उस दोनों सूरतों में रेड उनके लेफ़्ट पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बेटा सीधी सीधी 6 वेज हो गए, ठीक है। अगर रेड यहाँ पे है, ग्रीन और येलो का पर्पस है भाई ग्रीन यहाँ है, येलो यहाँ है, यहाँ तो फिर येलो यहाँ है, ग्रीन यहाँ है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस सूरत में वाइट तो हर सूरत में यहीं पड़ा रहेगा, वाइट तो कहीं और जा ही नहीं सकता। तो कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा भाई वाइट फिक्स है, रेड भी फिक्स है, ठीक है जी। और ये जो है 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 वेज आ गई, ठीक हो गई, टोटल 8 वेज आ गई। 4 फैक्टोरियल से अगर मैं इनको अरेंज करूँ तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो 24 वेज आती हैं। तो 8 आउट ऑफ 24 हमारे पास जो है इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई हमारे पास दैट्स 1/3। ये वो केस है 1/3 इज द चांस कि भाई रेड जो है हमारे पास लेफ्ट पे आ रहा हो, ठीक है। डिटरमाइन वेदर इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। वाह बेहतरीन हो गया भाई, इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये डिटरमाइन करना है। इसका तो सीधा सीधा हमारे पास ये है कि भाई हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है जी। यही शो करता है हमारे पास कि जो है इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी साथ होना, तो इवेंट ए और बी साथ हो जाए, वो क्या हो सकता है भाई, वो हमारे पास सिर्फ तब हो सकता है कि अच्छा इस केस में जो है ना, इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वाइट यहाँ आ गया, ठीक है। ए क्या है भाई, वाइट या तो यहाँ हो या तो यहाँ हो, तो ये वाली बात तो ख़त्म हो जाती है। हाँ, ये वाली बात में हो सकता है, ठीक है। इन 6 वेज में अगर खुद सोचो यार, वाइट एक बार यहाँ होएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, ग्रीन येलो यहाँ जाएंगे। वैसे तो दिमाग में इस्तेमाल करके अगर निकाले ना तो हमें दिमाग पर चल जाएगा, बट लेट्स डू द मैथ, ठीक है जी। हम एक मरतबा मैथ करते हैं कि भाई तो हमारे पास आसान लफ्ज़ों में ये कब हो सकता है, ये सिर्फ सब तब हो सकता है कि रेड जो है, रेड हमारे पास पहले वाले बॉक्स में हो, रेड के में हो, ठीक है जी। और वाइट जो हो हमारे पास, वाइट हमारे पास एल या एम में, एल या फिर एम में हो, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो भाई ये ए और बी साथ हो सकते हैं। अच्छा, रेड हमारे पास के में होगा तो भाई इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो जाएगी 1C1, ठीक है जी। वाइट हमारे पास एल या एम में होगा, ठीक है, एल या एम में होगा तो बेटा भाई दो में से किसी एक जगह होगा 2C1, ठीक है जी। और बाकी ग्रीन और येलो जो है अपने तरीके से आपस में फैक्टोरियली अरेंज हो सकते हैं। बेटा अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास 4 वेज बनती हैं। तो बेटा अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के साथ होने का, ए का मतलब क्या है कि भाई वाइट यहाँ पे हो या फिर यहाँ पे हो, और दूसरा क्या बेटा रेड यहाँ पे हो, तो रेड यहाँ पे और वाइट इन दोनों में से कहीं हो, उस मिला के प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली, वो हमारे पास कितनी आ रही है बेटा 4/24, क्योंकि टोटल आउटकम्स 24 थे। दिस इज़ 1/6। और बेटा अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ, जो कि मेरे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज़ 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज़ 1/3, तो अगर बेटा मैं 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, सो दिस इज़ ऑल्सो 1/6। तो क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी सेम हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये इवेंट जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट हैं। बेटा ये सवाल अच्छा ट्रिकी सवाल था, 2-3 बार देखिएगा इसको गौर से, इंग्लिश तरह से अच्छी है तो प्लीज़ इसको जो है ऑब्जर्व कीजिएगा। कोई इशू हो तो बेटा प्लीज़ टेक्स्ट में। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में, इन अ साइक्लिक इवेंट द टाइम टेकन to complete a course are modeled by normal distribution with mean is 62.3 and the standard deviation is 8.4. Find the probability that the randomly chosen cyclist has the time less than 74 minutes. अच्छा, कॉन्टिन्यूस का सवाल है बेटा, तो आप समझ जाओ कि जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। एक्स जो है हमारे पास टाइम है, ठीक है जी, टाइम होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसको गौर से समझिएगा कि बेटा हमारे पास x is normally distributed with the mean is 62.83 sorry and the
स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.4, सो वेरिएंस इज 8.4 स्क्वायर्ड। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट x इज़ लेस देन 74 की। अच्छा बेटा याद रखें कि भाई हम लोगों को पता है कि जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल करते हैं तो हम लोग जो है एक गॉसियन बेल कर्व बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम ज़रा सीधी ज़रूरी रहती है। मीन हमें पता है बेटा जो है वो 62.3 है और हम लोगों ने जो है लेस देन 74, तो हमारा जो एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो समवट ये वाला एरिया जो मैंने येलो किया है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग जी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जी वैल्यू होती है। सो जेड विल बी इक्वल टू 74, ठीक है जी। हमारे पास एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, ठीक है जी। हमारे पास जी वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास आ रही होगी, कैलकुलेटर कर लें, 1.393। सो हम लोगों ने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बेसिकली वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ z बीइंग लेस देन 1.393। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन हम लोग जी टेबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो MF19 में जी टेबल पे आ जाएगा, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.393, सो दैट विल बी 1.3, ठीक है, 9, विच विल बी लाइक 0.9177 और 3 that will be 5, so 0.9177 plus 0.005 which is equal to, फाइनल आंसर लिख दें बेटा 0.918, सो प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू 0.918। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से बेटा अगर कोई देखो 0.9177 प्लस 0.0005 दैट इज इक्वल्स टू 0.918। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अगले पार्ट में क्या बोलता है, दैट्स ऑल्सो गुड क्वेश्चन, पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडमली चूजन साइक्लिस्ट हैज़ द टाइम बिटवीन 50 एंड 74। तो बेटा हम लोगों ने जो है इस क्वेश्चन में बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी है 50 से 74 के दरमियान की, ठीक है। मैं अपनी आसानी के लिए गॉसियन बेल कर्व बनाता हूँ, मेरा एक असूल है और यही बनाना चाहिए हमेशा, ठीक है, ठीक है। मीन इज 62.3, हम लोगों को बेटा 74 और 50 के बीच का एरिया निकालना है। मैं लेट मी शेड इट फॉर यू। हम लोगों ने ये एरिया निकालना है, ये प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाल दी। अच्छा, सो बेसिकली अगर मैं जी वैल्यूज़ निकालूं तो 74 की जी वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, दैट्स ऊपर वाला पार्ट कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्टली 50 से शुरू करता हूँ, ठीक है। जी वैल्यू ऑफ 50, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 74 में से मुझे माइनस करनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x बीइंग लेस देन 50, ठीक है। सो लेस देन 74 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है 0.918, ठीक है, माइनस इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकालनी होगी, उसके लिए हम लोगों को जी वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। मैं जगह फिलहाल खाली छोड़ता हूँ। z इज इक्वल्स टू 50, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस द मीन इज 62.3 जो हमें पता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 8.4, तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ माइनस 1.464। अच्छा, तो बेटा मुझे जो है इसकी वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता, तो बेटा हमें पता है क्योंकि जी हमें लेस देन की वैल्यू देता है, तो मैं क्या करूँगा, लेस देन 50 निकालूंगा और उसमें से 1 में से माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। तो इशू की बात नहीं है, ये बात आप सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z being less than 1.464 is equals to 1 minus probability of z being less than 1.464, ठीक है, माइनस लगाना भूल गया था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z being less than minus 1.464 is equals to 1 minus probability of z being less than 1.464, जो हम लोग को पता है, हम लोग ऑलरेडी इसको कर भी चुके हैं लेक्चर्स में, और यू गाइस नो कि भाई ये एक बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम होती है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ z being less than 1.464, इसके लिए बेटा हम लोग को फिर जो है रेफर करना पड़ेगा जो है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 1.464 जरा अपने उसमें आते हैं 1.4, ठीक है, 6, ठीक है, और 4 दैट इज 6, तो ये आ जाएगा 0.9279 प्लस 6 दैट विल बी 0.9285, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.928
5 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको बेटा 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके वैल्यू आ जाएगी फाइनल, दैट विल बी 0.0717 विच विल बी योर आंसर। ठीक है, अच्छा ये बेटा अभी करेक्ट आंसर नहीं आया क्योंकि ये हम लोगों ने सिर्फ वही प्रोबेबिलिटी निकाली है। इसकी इस वैल्यू को बेटा मैंने अभी माइनस करवाना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हम लोगों ने बीच का रीजन निकालना है। तो बेटा जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो होगा वो होगा 0.918 माइनस 0.0717 विच विल बी इक्वल टू 0.8463। आई वुड रिकमेंड कि इसको एंड में लिख देना। ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर को पता है आपने सही किया, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डब्बा भी बना दो, ठीक है, आप बल्कि आंसर के बना दो। ठीक है, दिस इज योर आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। अच्छा जी बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि बेटा अगर आप लोग जो है ये वाली काम नहीं करेंगे, द थिंग इज दैट के लेट्स सपोज एक बात यहाँ पे लिखी हुई है दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 4 रैंडमली चूजन साइक्लिस्ट। तो बेटा हमारे पास जो आंसर है वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4। अगर आप ये नहीं करोगे सो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको 3 नंबर मिलेंगे, चौथा नंबर नहीं मिलेगा। तो बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ 0.8463 मल्टीप्लाइड बाय 4 विल बी इक्वल टू 3.385। सो दिस विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा। अच्छा जी, 5 से भी आते हैं। इन अ डिफरेंट साइकिलिंग इवेंट द टाइम्स कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। 23% of the cyclists have time less than 36 and 10% of the cyclists have time greater than 54. Find the estimate mean and standard deviation. अच्छा, so basically this is another event y that is normally distributed with the mean that is unknown and the standard deviation variance that is also unknown. ठीक है, both of these things are unknown. But हमारे पास दो बात है। अच्छा, ये अदर वे अराउंड जाएंगे हम लोग। देखिएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। ये बिल्कुल लास्ट में मैंने कराया था, जो भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं। ओके, सो बेटा इन दिस क्वेश्चन वी कैन सिंपली डू दैट कि भाई हमारे पास क्या बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग लेस देन 36 इज इक्वल्स टू 23%, दैट इज 0.23 इन अ डिफरेंट, क्योंकि यही बोल रहे हैं ना भाई 23% ऑफ द साइक्लिस्ट हैव द टाइम लेस देन 36। और दूसरी बात क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ग्रेटर देन 54 हमारे पास वो दी हुई है, वो हमारे पास है 0.1। तो अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गॉसियन बेल कर्व बनाऊँ मैं यहाँ पे, ठीक है, अपनी समझ के लिए, जस्ट मेकिंग अ गॉसियन बेल कर्व फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। अच्छा यार मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है, मान लो सिमेट्रिकल है। सो बेसिकली हमारे पास जो है ग्रेटर देन 54, ये वाला रीजन जो है हमारे पास, ये जो मैं येलो कर रहा हूँ, बल्कि रेड कर देता हूँ उसको, ये वाला रीजन जो है हमारे पास दैट 0.1। तो ये येलो वाला रीजन जो होगा वो हमारे पास 0.9 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ करता है अगर ये मीन है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेस देन 36, ये वाला रीजन जो है हमारे पास, जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये हमारे पास 0.23% है। ठीक है, अच्छा, सो ये बात आपको क्लियर होती है। अच्छा बेटा बात को समझिएगा। सबसे पहले बेटा इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि भाई इससे तो हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, ठीक है ना, इस डेटा से हम लोग कुछ भी नहीं उखाड़ सकते क्योंकि हमारे पास वो चीज़ ही नहीं है। तो बेटा इसको समझने के लिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग लेस देन -36, क्योंकि माइनस है, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ग्रेटर देन 36। ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये दोनों सेम होती हैं। ठीक है, अच्छा अब ये भी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी हम लोग नहीं निकाल सकते y बीइंग ग्रेटर देन -36। हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग लेस देन 36, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, हमें जो है ये पूरा रीजन निकालना पड़ेगा और इसको 1 में से माइनस करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग लेस देन 36, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग लेस देन 36 इज 0.23, तो 1 माइनस 0.23 यहाँ पे आ जाएगा। सो बेसिकली जो हम लोग
चीज़ निकालना है, दैट इज़ 0.77, विच इज़ जब मैं माइनस करता हूँ, सो बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y बीइंग ग्रेटर देन 36 जो है हमारे पास इसके बराबर आती है, ठीक है। तो ये हम लोग निकालेंगे जो हमें प्रैक्टिकल आंसर दे देगा। अच्छा जी, z वैल्यू हम लोग निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 36 इज द वैल्यू ऑफ x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये हमारी जो है पहली इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, 0.77 की बेटा एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं, 0.77, ठीक है, 0.7700। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। 0.7700 नहीं है, बट 0.777673 है, ठीक है। हम लोगों को इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, 27 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। सो 27 इज़ ओवर हेयर। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी z वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.738, ठीक है जी। सो दिस इज़, इसकी वैल्यू आ रही है 0.738 मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 36 माइनस मीन, ठीक है जी। अच्छा, फॉर दिस केस हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y being greater than 54 is 0.1, तो probability of y being less than 54 will be equal to 0.9, that's quite simple, ठीक है। तो 90% अगर मैं निकालना हूँ, सो द 90% की एक्चुअल वैल्यू हमारे पास यहाँ नीचे दी होती है, ठीक है। दिस इज गिवन, दैट इज 1.282, ठीक है जी। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा, और z वैल्यू निकालनी थी, तो 1.282 z इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ x माइनस मीन दैट इज अननोन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन मेरे पास आ गई, 1.282 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 54 माइनस मीन। बेटा दो वैल्यूज़ मैं जब फाइंड आउट कर लूँगा, अब बेटा बात हमारे पास ये है कि अब जो है मुझे जो है उसकी वो करनी पड़ेगी, अब मुझे इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, जस्ट सिंपली जो है इनको साइमल्टेनियसली कैलकुलेटर में सॉल्व करना, ठीक है जी। आपके पास मीन की वैल्यू आ जाएगी, मीन इज इक्वल्स टू 42.6, ठीक है जी। ये मीन की वैल्यू किसी भी जगह पे पुट कर दो, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी 8.9। तो बेटा ये दोनों चीज़ें आपकी जो है आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। आई होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, सिंपल इज दैट। बेटा अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता तो बेटा वो फिर कुछ नहीं कर सकता। खैर, ये बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। हम लोगों ने जो है 1 बाय 1 इसको सॉल्व किया, दिस इज फॉर 5। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ द 9 लेटर वर्ड्स delivered in which the 3 E's are together and 2 D's are not next to each other। यार जरा अल्फ़ाबेट्स लिख दें, D E L I V एक और ही है, R एक और ही है, एंड D, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं, 3 E हैं इसमें। 9 लेटर्स में हमारे पास 3 E हैं और हमारे पास 2 D हैं, ठीक है। अच्छा, 3 E नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, ठीक है। तो मैं भाई इसको तो कहता हूँ भाई 1 2 3 ही, ये तो 7 हो सकते हैं, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है, ये तो कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे, फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, ये पूरे के साथ अरेंज हो सकते हैं, बट ये रहेंगे साथ साथ, ठीक है। अच्छा जी, और रह क्या गया हमारे पास भाई, L I V R रह गया, ठीक है, और 2 D रह गए। भाई 2 D साथ नहीं हो सकते, मतलब 2 D या तो यहाँ आ सकते हैं, या एक यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, या यहाँ आएगा। भाई ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 जगहें हैं जहाँ पे डी आ सकते हैं। एक डी यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आ सकता है, हो सकता है भाई ये यहाँ आ जाए, हो सकता है ये वाला जो है ये वाला उठ के यहाँ आ जाए। तो भाई ये 6 जगहें में ही हमारे पास डी जो है अरेंज हो सकते हैं, और कोई जगह नहीं है डी के अरेंज होने की। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई कि ये 6 में से 2 जगहों पे डी आ सकता है, एंड दिस डी कैन बी अरेंज इन 2 फैक्टोरियल वेज। ये तो बात कर दी। अदर देन दैट ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यार ये हमारे पास 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल से ये भी अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। रह क्या गया भाई हमारे पास, अच्छा जी बेटा ये आपस में ये 5 आपस में भी अरेंज हो सकते हैं इन 5 फैक्टोरियल वेज। ये हमारे पास 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं।
तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज़ इक्वल टू, बेटा 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट्स 1800 वेज। तो बेटा ये करने की हमारे पास 1800 वेज आ रही हैं। दिस इज़ टू माई एक्सपीरियंस द बेस्ट पॉसिबल वे। इसकी और भी मेथड है करने के, आप अगर किसी और मेथड से करते हो तो दैट्स फेयर इनफ, ठीक है, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे। अच्छा बच्चों, लास्ट पार्ट है इस पेपर का, पार्ट बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन अरेंजमेंट ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड डिलीवर्ड एज एग्जैक्टली 4 लेटर्स बिटवीन द 2 डीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए बेटा हम लोग सबसे पहले जो है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल के लिए बेटा क्या करेंगे, टोटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन निकाल लेंगे। टोटल विदाउट रिस्ट्रिक्शन हमारे पास, क्योंकि 9 लेटर वर्ड्स है तो 9 फैक्टोरियल, और क्योंकि बेटा इसमें 2 मरतबा रिपीटेड है तो बेटा रिपीटेड को डिवाइड करवा दूंगा, तो 30,240 वेज आ रही है मेरे पास जो ओरिजिनली आ रही है। अच्छा, अब बेटा इसको करने के बहुत तरीके हैं, मैं बड़ा सिंपल मेथड इस्तेमाल करूँगा। बेटा मेरे पास वर्ड है डिलीवर्ड, ठीक है जी, मैं पहला डी यहाँ पे फिक्स कर दूंगा, ठीक है, तो पहला डी फिक्स कर दूंगा, मैं 2 में से एक डी यहाँ फिक्स कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है एक डी मैंने फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 इन 4 जगहों पे तो डी नहीं आ सकता। डी कहाँ आ सकता है बेटा, ये बची हुई 4 जगहों में। तो यहाँ पे बेटा मैं बाकी इसमें से एक जगह दूसरा डी बचा हुआ 4C1, इन 4 में से दूसरा डी एक जगह पे मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, ठीक है, 2 में से एक डी यहाँ रख दिया, ठीक है मैंने, और 4 जगहों में बचा हुआ वो डी यहाँ रख दिया, ठीक है, सिलेक्शन कर। अच्छा बेटा अब मेरे पास 1 2 3 4 जगहें ये, और इनमें से किसी 3 जगहें खाली बची होंगी, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मैं 2C1 में से एक डी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और जो बचा हुआ डी है, अगर उसको 1C1 भी कोई लिखता है तो 1C1 से बचे हुए डी को मैं इनमें से किसी एक जगह पे फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, रिमेनिंग प्लेसेस में। और बाकी जो जगहें हैं 1 2 3 4 5 6 7, उसमें 7 फैक्टोरियल वेज से मैं जो है बाकी सारी चीज़ों को जो बचे हुए अल्फ़ाबेट से उनको अरेंज कर देता हूँ। अच्छा, डेफिनेटली बेटा डीज रिपीट हो रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल, और बेटा क्योंकि वो ई भी रिपीट हो रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल वेज से मैं डिवाइड कर दूंगा। सो 2C1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 1C1 करोगे या करो एक ही बात है, दैट्स 1 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसकी बेटा वैल्यू हमारे पास आएगी 3360। सो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सो 3360 विल बी डिवाइडेड बाय 30240, दैट विल बी इक्वल टू 1/9। अच्छा बेटा इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। 5 letters are selected from the 9 letter words of delivered. Find the different number of different selections if the 5 letter includes at least 1 D and at least 1 E. अच्छा 5 letter word बनाना है हम लोगों ने, ठीक है, at least 1 D and at least 1 E। चलो एक D एक E रखते हैं, ठीक है, एटलीस्ट इसमें एक एक D रखते हैं, बाकी जो टोटल 9 है 1 2 3 4 5 6 हटा दो तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 हटा दो 4, तो बाकी 4 में से कोई 3 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्या करता हूँ भाई, मैं 2 D रख देता हूँ, ठीक है, और एक ही रख देता हूँ, बाकी 4 में से कोई 2 आ जाएंगे। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सारी पॉसिबिलिटीज़ 1 बाय 1 लिस्ट डाउन कर रहा हूँ, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ठीक है। D2 ही तो हो सकता है भाई, मैं D1 रखूँ E2 रख लूँ, बचे हुए 4 में से कोई 2 यहाँ आ जाएंगे। हो सकता है मैं भाई D1 रखूँ E3 रख लूँ, 3 ही है ना हमारे पास, उस बचे हुए 4 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा। हो सकता है यार मैं जो हूँ 2 D रखूँ और 2 E रखूँ, बचे हुए 4 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा। हो सकता है यार कि मैं जो है 2 D रख दूँ और तीनों E रख दूँ और बचा हुआ कोई हो ही नहीं। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों एक एक हो, या 2 D एक ही हो, या 1 D 2 ही हो, या 1 D 2 ही हो,
तीन ही हो, सॉरी, यहाँ दो ही हूँ और यहाँ 2D 3 ही हूँ। ये हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या कहानी है भाई, अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ तो 1C1 से D लगाया, 1C1 से E लगाया और 4C3, 4 वेज। इस केस में कि मेरे पास एक D एक E हो, 2D एक E में बेटा 2D ले लिए, ठीक है जी। 1C1 एक E ले लिया और बाकी 4C2 से मैंने अरेंज कर लिया। ये हमारे पास 6 वेज आ जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं बेटा थर्ड वाले की बात करूं तो मैंने एक D और 2 E, 1C1 एक D, 2 E हमारे पास 2C2, बाकी 4 में से बचे हुए कोई 2, ये भी हमारे पास 6 आ गए। एक D और 3 E, इसका मतलब है हमारे पास एक D 3 E आ गए और जो हमारे पास बचे हुए 4 हैं उनमें से कोई एक आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास 4 वेज बनती हैं। अच्छा जी, 2D 2 E, भाई 2D ले लिए, 2 E ले ली, बचे हुए 4 में से कोई एक आ गया। ये भी हमारे पास 2D 2 E 4 वेज बनती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2D और 3 E, ये बेटा डायरेक्टली बेटा 2D लिए और 3 E लिए। ये हमारे पास एक ही मेथड इसका हो सकता है, ठीक है, एक ही वे। तो टोटल हमारे पास हम सबको ऐड करें तो 4 + 6 10 16 20 24 25, सो देयर आर 25 नंबर ऑफ वेज, जिसमें हमारे पास एक D और एक E या उससे ज़्यादा, वो एटलीस्ट 1 DNA या मोर देन 1 DNA, मोर देन 1 2D 3D, जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी 1 बाय 1 लिस्ट डाउन की और उनको जो है सॉल्व करके आंसर निकाल लिया। दैट्स इट फॉर February March 2023.